आंगन में खटिया में बैठ रत्नाकर बहुत चिंतित थे। उसी वक्त शादी तय कराने वाले पंडित जी आते हैं। अरे रत्नाकर जी, क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हैं? अब चिंता किए बिना मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी एक लौती बेटी अनामिका, उसकी शादी नहीं करा पा रहा हूँ। रिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर एक भी ठीक से तय नहीं हो पा रहा है। बस यही चिंता है कि अगर बेटी की शादी ना करा पाऊँ तो। ऐसा कहते कहते रत्नाकर की आंखों में आंसू आ गए। अनामिका जो खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी, पिताजी को परेशान देखकर उसका दिल दहल जाता है। अब चूंकि उसके हाथों में भी कुछ नहीं था, इसीलिए वो दुखी होती है और अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। महाशय, क्या आपने सोचा है कि आपकी बेटी अनामिका की शादी क्यों नहीं हो रही है? बस एक कारण है क्या पंडित जी? ढेर सारे वजह है। जिसको जो मन में आता है वो कह के चला जाता है, पर कोई आगे बढ़ के शादी करने को नहीं आ रहा है। सही वक्त में अनामिका के लिए भी सही रिश्ता जरूर आएगा। जब ईश्वर ने अनामिका को बनाया है तो उसके लिए वर भी तो बनाया होगा। इस तरह से पंडित जी उन्हें समझाते हैं। पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए कुछ लोग चले गए, नौकरी नहीं करती इसलिए कुछ लोग चले गए, और तो और कुछ लोग अकल नहीं है ये कहकर छोड़ के चले गए। अरे आप जब ऐसा कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। हो सकता है आपको पसंद ना आए और आप मुझे डांटे भी। अरे पंडित जी, मैं आपको नहीं डांटूंगा। बताइए क्या बात है वो? अनामिका जो खिड़की के पास खड़ी थी वो अपना आंसू पोंछती है और उत्सुकता से देखने लगती है कि आखिर में पंडित जी क्या बात कहने वाले हैं। इस बार जो आपकी बेटी को देखने आए उसे कहिएगा, अनामिका बहुत ही चतुर लड़की है, सरकारी नौकरी भी करती है, तेनाली रामा से भी ज्यादा चतुर लड़की है। फिर देखिएगा अनामिका की शादी हो ही जाएगी। जब सच्चाई का पता चलेगा तो बहुत हंगामा होगा। सास ससुर लड़ाई झगड़ा करेंगे, मार पीट करेंगे, और फिर से मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी। ऐसा क्यों करना? अरे जब लड़ाई होगी तब हम अपनी गलती मान लेंगे, फिर हम अपना सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे, और क्या। इसके बाद वो एक सत्य रत्नाकर के कानों में जाके बताता है। रत्नाकर को लगता है कि वो सच है, फिर वो खुश हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी सोच है। मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। फिर देर ना करते हुए आप मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाइए। रत्नाकर ने इस तरह से कहा। अपने पिता में उत्साह और बदलाव देखकर अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। अनामिका जानना चाहती थी कि पंडित जी ने ऐसा क्या कहा जिस वजह से पिताजी ऐसे उत्साह से भर गए, पर उसे वो मौका और वक्त मिला नहीं। दिन निकलते गए। एक दिन खुद पंडित जी शारदा, प्रसाद और रमेश को अनामिका को दिखाने के लिए लेकर आते हैं। मुलाकात हो गई, फिर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पसंद कर लिए। ये भी कहते हैं कि अनामिका सरकारी डॉक्टर है और शादी के बाद उसे तुरंत ज्वाइन करना है। शारदा का परिवार इस बात को आंख बंद करके सच मान लेते हैं। फिर दहेज की बात होती है और एक दिन धूमधाम से रमेश अनामिका की शादी हो जाती है। अब अनामिका का ससुराल में एंट्री होती है। अनामिका घर के कामकाज के साथ अपने पसंदीदा खाना पका के शांति से खाती है। ये सब देखकर शारदा कहती है, सरकारी नौकरी वाली बहू दोनों हाथ से कमाएगी। इस तरह से शारदा सोचती है। दिन निकल रहे थे, पर अनामिका नौकरी के लिए जा नहीं रही थी। ये देखकर शारदा को मन ही मन थोड़ा शक होता है। बहू, अभी तक तुम घर पर ही हो, सरकारी नौकरी के लिए नहीं जाओगी? ये सुनते ही अनामिका घबरा जाती है। असल में सासू माँ, मैंने अपनी छुट्टियाँ बढ़ा ली है। अगर मैं काम पे गई तो पूरी तरह से आप पे, पिताजी पे, पति पे मैं अच्छे से ध्यान नहीं रख पाऊंगी ना। अब पुलिस की नौकरी भी है, आपको तो पता ही है वहाँ पे कैसे काम होता है। जैसी अनामिका ने पुलिस की नौकरी के बारे में कहा, शारदा अब चिंता में पड़ गई। पुलिस की नौकरी कहाँ बहू? शादी के वक्त तो कहा गया था कि ये सरकारी डॉक्टर है। अब ये सुनकर अनामिका घबरा गई। उस वक्त सरकारी डॉक्टर की नौकरी कहा गया था? हाँ बहू, वही तो मैं पूछ रही हूँ। तुम यहाँ पुलिस की नौकरी कह रही हो, उधर तुम्हारे पिताजी ने कहा था डॉक्टर की नौकरी है। क्या सच है और क्या झूठ है, बताओ तो। अरे सासू माँ, पिताजी शायद कुछ और कहना चाहते थे और गलती से कुछ और कह दिए। अब मुझे याद नहीं, बस इतना याद है सरकारी नौकरी और पुलिस की नौकरी है। हिचकिचाते हुए अनामिका कहती है तो शारदा के मन में सवाल उठते हैं।
तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ठीक से याद भी नहीं। तुम्हें भूलने की कोई बीमारी है क्या? अभी तो मुझे शक हो रहा है। तुम जाके पहले अपने सरकारी नौकरी का यूनिफॉर्म पहन के आओ, फिर मैं बताती हूँ कौन सी नौकरी तुम करती हो। जब शारदा ने चालाकी से ऐसा सवाल किया तो अनामिका को जवाब नहीं समझ में आया और वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वो अपना मोबाइल फोन उठा के पिताजी को फोन लगाती है। टेबल पर रखा हुआ फोन बजता है पर रत्नाकर वहाँ पे थे नहीं। रत्नाकर उस वक्त घर पे थे ही नहीं। अब वो बहुत उदास हो गई, उसके पास कुछ करने को था भी नहीं, तो वो अपना सूटकेस खोलकर देखने लगती है। उसके अंदर एक पुलिस का ड्रेस, डॉक्टर का एप्रन, एक स्टेथोस्कोप और साथ ही एक छड़ी और नकली गन भी था। उधर शारदा हॉल में बैठी हुई थी। ये क्या, आधा घंटा हो गया। बहू को बोला था सरकारी नौकरी का ड्रेस पहन के आओ, अभी तक आई नहीं। वैसे ये कौन से सरकारी नौकरी का कपड़ा पहनने वाली है? ऐसा सोचते हुए वो अनामिका के कमरे में जाती है। अनामिका को बुलाती है। अनामिका दरवाजा खोलती है। अनामिका अपने सर पे पुलिस की टोपी पहनी और डॉक्टर का एप्रन पहन ली। कमर में पुलिस का बेल्ट लगा ली जिसमें बंदूक रखा हुआ था और गले में स्टेथोस्कोप लगा ली। अनामिका को इस हालत में देख के शारदा को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। यही कि अनामिका बहुत सीधी लड़की है और वो किसी सरकारी नौकरी वोकरी में नहीं है। गुस्से से फोन उठाती है और फोन करके अपने पति और बेटे को पूरी कहानी एक एक करके बता देती है। साथ ही साथ समधी रत्नाकर को फोन करती है और वो पंडित जिसने शादी करवाई थी उसे भी फोन करती है। जो सच आप लोगों ने छुपाई थी वो बाहर आ गया है, घर आइए, बात करनी है। शारदा गुस्से में कहती है। फिर रत्नाकर और वो पंडित परेशान होके भागते हुए वहाँ आते हैं। सभी के सामने अनामिका का वेशभूषा देखकर इससे पहले कि शारदा कुछ सवाल करती, रत्नाकर पहले ही सारा सच बता दिए और क्यों उन्होंने ऐसा किया था उस बारे में भी उन्होंने एक एक बात बताई। शारदा रत्नाकर की परिस्थिति को समझती है। भले ही सरकारी नौकरी ना हो पर मासूम अनामिका को परिवार के सभी ने स्वीकार कर लिया और वो खुश रहने लगे। एक गांव में शारदा और अनामिका नाम की सास बहू रहती थी। दोनों ही अलग अलग घर में अलग अलग परिवार में रहते थे, पर दोनों ही दूध का व्यापार करते थे। अनामिका सूर्योदय से पहले उठ जाती थी, गाय को घास खिलाती थी, फिर उसका दूध निकाल के बहुत ही ईमानदारी के साथ उस दूध को ले जाकर बेचती थी। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा विशुद्ध दूध, मात्र 50 रुपए प्रति लीटर, ले लो दूध ले लो। इस तरह 2 व्हीलर लेकर वो गांव-गांव में जाकर बेचा करती थी। गांव के सभी लोग अनामिका के पास ही दूध लिया करते थे, पर सासू माँ शारदा थोड़ी आलसी थी। वो सुबह सुबह नींद से नहीं उठती थी। हड़बड़ी में गाय को घास बिना खिला के ही वो दूध निकाल लेती थी, इसीलिए गाय भी दूध कम देती थी। फिर शारदा अपने 2 चक्के की गाड़ी में लेके दूध बेचने निकलती थी। उस गाँव में अनामिका पहले जाती थी, इसीलिए सभी लोग उसी से दूध लेते थे, जिस वजह से कोई भी शारदा के पास से दूध नहीं खरीदते थे और इसलिए वो दूध लेके घर वापस आ जाती थी। अब आलसीपन की वजह से वो रोज दूध बिना बेचे हुए ही घर वापस ले आती थी और इसकी वजह वो सोचती थी कि बस सिर्फ और सिर्फ अनामिका है और फिर वो मनी मन सोचने लगती है, इन सब की वजह वो अनामिका है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सब उसे डांटे, तब जाके मेरा नाम होगा और लोग मुझसे दूध खरीदने लगेंगे। इस तरह से शारदा सोचती है, पर अनामिका को कुछ पता नहीं था। हर दिन की तरह वो गाय को घास खिलाती है, उसका दूध निकालती है, फिर उस दूध को एक डब्बे में डाल के उसका मुंह बंद कर देती है। पर शारदा ये सब कुछ चोर के तरह दीवार के पीछे से छुप छुप के देख रही थी। अनामिका दूध दोने के बाद हाथ धोने के लिए थोड़ी ही दूर में एक कुएं के पास जाती है। जैसे ही अनामिका वहाँ से गई, दीवार के पीछे से निकल के शारदा उस दूध के डब्बे के पास आई, फिर ढक्कन खोल के उसके अंदर एक कॉकरोच डाल देती है और अनामिका के आने से पहले ही वो चली जाती है और ऐसा भाव करती है उसे कुछ पता ही ना हो। बहू, आज से मैं भी देखती हूँ तुम कैसे दूध बेचती हो। इस तरह से कहकर वो उसे देखने लगती है। अब क्योंकि अनामिका को पता ही नहीं था कि दूध के अंदर कॉकरोच है, इसीलिए दूध का कैन उठा के वो अपनी गाड़ी के साथ बांध लेती है और गांव में निकल जाती है बेचने के लिए। दूध ले लो दूध, दूध वाली ग्वालिन आ गई है, दूध ले लो दूध। इस तरह से दूध बेचती है। जो भी दूध लेने आए उसे दूध दे के आगे बढ़ जाती है। पर अनामिका की सासू माँ शारदा गाड़ी लेकर उसका पीछा कर रही थी
और छुप छुप के उसकी सारी हरकतों को देख रही थी। अब धूर्त कल्पना का घर आ गया है। अभी तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, मतलब अभी तक कॉकरोच दूध में मिला नहीं, लेकिन अब इसके दूध में कॉकरोच निकलना ही चाहिए। अब मेरी बेचारी बहू अनामिका पड़ी पड़ी चतुर कल्पना के हाथों में पड़ी। सोच सोच कर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है अब तो। ऐसा कहकर हंसने लगती है शारदा। बहू जाके चतुर कल्पना को दूध देती है। उस दूध के अंदर शारदा का डाला हुआ मरा हुआ कॉकरोच उसे मिलता है। अब कल्पना इस बात का बहुत बड़ा तमाशा कर देती है। हमें लगता था तुम अच्छी औरत हो, इसीलिए तुम्हारे पास दूध लेते थे, पर तुम ऐसा करेगी कभी सोचा नहीं था। दूध में कॉकरोच मिला के बेच रही हो। मैं तुमसे दूध नहीं लूंगी और कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है दूध बेचने के लिए। इस तरह कहकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर भी कल्पना चिल्लाई जाती है, लेकिन इधर अनामिका को समझ में नहीं आता कि दूध में कॉकरोच आया कैसे। अनामिका के सामने मानो अंधेरा छा गया, पर दूर से ये सब कुछ देखकर शारदा बस मजे ले रही थी। उसे लगता है यही सही समय है दूध बेचने का। वो दूध लेकर गांव में जाके बेचने लगती है। दूध ले लो दूध, बिना मिलावटी का आपको मिलेगा शुद्ध दूध। शारदा इस तरह से चिल्ला के बेचने लगती है। अनामिका शारदा को देखकर बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कल्पना जाके शारदा से दूध लेती है। ये देखकर शारदा खुश हो जाती है। अब चूंकि अनामिका के दूध में कॉकरोच मिला था, इसीलिए सभी लोग अनामिका से दूध लेना बंद कर देते हैं, जिस वजह से अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। अब सभी लोग शारदा से ही दूध लेना शुरू कर देते हैं। दिन ब दिन शारदा की बिक्री बढ़ने लगती है, जिस वजह से अब शारदा धीरे धीरे लालची हो जाती है। अब शारदा दूध में पानी मिलाने लगती है। दिन ब दिन उसकी कमाई और बढ़ती है। तभी एक दिन शारदा के पति पैसे गिनते हुए कहते हैं, शारदा, अगर ऐसी कमाई होती रहे तो हम एक अपने लिए बड़ा घर खरीद लेंगे, फिर जेवर कपड़े भी खरीद लेंगे। इस तरह से कह के वो दिन में सपने देखने लगे। कुछ दिनों में शारदा के दूध में दूध कम और पानी ज्यादा होने लगा। ऐसी बातें अब लोग शारदा से पूछने लगे। जब उन्होंने पूछा तो शारदा बहुत कड़क होके उन सभी को जवाब दिया, ये क्या है, दूध है कि पानी है? अगर दूध लग रहा है तो दूध होगा, और अगर पानी लग रहा है तो पानी है। ऐसा कोई जवाब देता है क्या? अगर आप इस तरह से बात करेंगी तो हम आपसे दूध नहीं लेंगे। तुम्हारी बहू अनामिका कितने अच्छे से बात किया करती थी, सभी ग्राहकों को वो कितना सम्मान करती थी। फिर आप उसी के पास से खरीद सकती है। वो जब कीड़ा दूध में मिलाएगी ना, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। कहकर वो सावित्री से दूध लेके डब्बे में वापस रख लेती है और कल्पना के घर की तरफ चली जाती है। फिर कल्पना को जाके वो दूध देती है। कल्पना को भी दूध में पानी ज्यादा दिखता है। शारदा, ऐसे कैसे चलेगा अगर दूध में इतना पानी डालेंगी? क्या कहूँ दीदी, आज गाय ने ज्यादा पानी पी लिया। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। अगर खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो मत लीजिए। मैंने आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं की है ना। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। कल्पना मनी मन सोचने लगती है, कितनी बेरुखी औरत है, इसे अच्छे से सबक सिखाना होगा, तभी ये अच्छे से बर्ताव करेगी। एक ना एक दिन मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी, फिर देखूंगी ये कितनी बड़ी बड़ी बात करती है। ऐसा कह के कल्पना अंदर चली जाती है। दिन ब दिन शारदा का लालचीपन बढ़ता ही जा रहा था। वो दूध में और ज्यादा पानी मिलाने लगी, पर अनामिका ईमानदारी के साथ आस पड़ोस के गांव में जाके दूध बेचा करती थी। एक दिन जब सुबह सुबह पड़ोस के गांव में कुछ काम खत्म करके कल्पना अपने गांव लौट आ रही थी, वो देखी शारदा को दूध में पानी मिलाते हुए। जैसे ही देखती है कल्पना, वो चिल्लाने लगती है। फिर उसका चिल्लाना सुन के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। शारदा बहुत घबरा जाती है। वो मान लेती है कि जलन की वजह से शारदा ने ही उसने उसके दूध में कॉकरोच मिलाया था। उसे इस तरह ईमानदारी से काम करते देख उसे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो उसका व्यापार नष्ट करना चाहती थी। शारदा अपने किए हुए सारे गलत कामों को स्वीकार कर लिया। ये सुनने के बाद सभी ने शारदा को ही बहिष्कार कर दिया। तब से अनामिका फिर से दूध बेचने लगी और खुशहाल जिंदगी जीने लगी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।